दोस्तों, इंसानों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है हवा। आए दिन हम बढ़ते पॉल्यूशन और पेड़ों की कटाई की वजह से ही बात कहते रहते हैं कि धरती से जल्दी ऑक्सीजन गैस खत्म हो जाएगी और यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सभी बातें जिस ऑक्सीजन के लिए कही जा रही हैं, वो धरती पर कैसे आई और उसकी शुरुआत कब से है, ये आज भी वैज्ञानिकों के बीच एक रहस्य का मुद्दा है। लेकिन फिर भी आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर धरती पर ही क्यों ऑक्सीजन है और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी, और क्या सच में आने वाले कुछ सालों में धरती से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। सबसे पहले उन रिसर्च के बारे में जान लेते हैं जो धरती पर ऑक्सीजन की पहली मौजूदगी के बारे में बात करती हैं। तो दोस्तों, हाल ही में किए गए नए शोध से पता चला है कि धरती पर ऑक्सीजन का डेवलपमेंट आज हमारे अनुमान से करीब 10 करोड़ साल बाद हुआ था, और ये कहा जा रहा है कि इस ऑक्सीजन डेवलपमेंट ने ही धरती पर जीवन के लिए आगे के रास्ते को बनाया था। इससे पहले जो हम धरती पर ऑक्सीजन की शुरुआत की बात करते थे तो ये माना जाता था कि यहाँ ऑक्सीजन में सबसे बड़ी और पहली ग्रोथ लगभग 243 करोड़ साल पहले हुई थी, जिसे ग्रेट ऑक्सीडेशन एपिसोड की शुरुआत के तौर पर जाना जाता है, और ये पृथ्वी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। रिसर्च की माने तो अपनी शुरुआती मौजूदगी के बाद ऑक्सीजन में काफी ड्रामेटिक रूप से उतार चढ़ाव आता रहा है। इसका मतलब ये है कि आज जो हम अपनी साइंस और जीके की किताबों में पढ़ लेते हैं कि वायुमंडल में करीब 21% ऑक्सीजन गैस है, वो पहले ऐसे स्टेबल परसेंटेज में नहीं हुआ करती थी। यानी कि इसके बहुत बाद में ऑक्सीजन गैस वायुमंडल का स्टेबल एसिड बन पाई। इस उतार चढ़ाव में मौजूद ऑक्सीजन और मीथेन जैसी बाकी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा के बीच एक रिलेशन को भी दिखाती है, जो पृथ्वी पर अतीत में कुछ सबसे बड़े क्लाइमेट चेंज को समझाने में मदद कर सकते हैं। उस टाइम पीरियड में पृथ्वी ने 4 हिमयुगों यानी आइस एज को झेला था। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस आइस एज के दौरान धरती लाखों सालों तक बर्फ में ढक गई थी। एक्सपर्ट के अनुसार वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के लेवल में आए चेंजेस ने इन घटनाओं को खत्म कर दिया था। यानी ये ऑक्सीजन की ही देन है कि धरती से वो हिमयुग खत्म हुआ, क्योंकि वैज्ञानिकों के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि जब पृथ्वी पर सब कुछ बर्फ से ढका था तब उस समय से ये धरती कैसे उबर पाई थी। इसी को एक्सप्लेन करें तो जब वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी तो बाकी की ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आई। इस वजह से सरफेस के नीचे का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर चला गया था, और साथ ही उसी समय ज्वालामुखियों में हुए विस्फोट के चलते धरती गर्म हो गई और बर्फ पिघल गई, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, जिसने वायुमंडल के तापमान में बढ़ोतरी कर दी थी। वैज्ञानिकों ने बताया कि पहले हम ये सोचते थे कि अगर वातावरण में ऑक्सीजन पहले से ही स्टेबल फॉर्म में मौजूद थी तो ये चौथे हिमयुग की घटना क्यों हुई थी। तब हमें पता चला कि उस समय तक ऑक्सीजन स्थिर नहीं थी। यानी कि इस बात से एक चीज तो साफ हो जाती है कि चौथे हिमयुग से पहले कभी ऑक्सीजन ज्यादा होती तो बर्फ पिघल जाती, और कभी कम होती तो फिर से नया हिमयुग शुरू हो जाता। लेकिन चौथे के बाद हिमयुग का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। यानी कि ऑक्सीजन का स्टेबल फॉर्मेशन असल में चौथे और अंतिम हिमयुग के बाद हुआ था। अब ऑक्सीजन की उत्पत्ति को समराइज करने की कोशिश करें तो इसकी उत्पत्ति के पीछे तो करीब अरबों साल पहले की तारीख रही होगी, लेकिन आज जिस 21% ऑक्सीजन से हम सब जी रहे हैं, उस स्टेबल ऑक्सीजन की शुरुआत 4th आइस एज के बाद से ही पॉसिबल है। अब अगर हम अपने दूसरे सवाल पर आएं कि आखिर पृथ्वी पर ऑक्सीजन कैसे बनी होगी, तो इसके बारे में तो जिन बातों पर सहमति जताई जाती है उसमें सबसे पहला नाम तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण का ही होता है। यानी कि करीब 2-2.5 अरब साल पहले धरती पर चारों तरफ से छोटे छोटे सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोबैक्टीरियल एलिमेंट्स सूरज की रोशनी की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस के तहत ऑक्सीजन को रिलीज करने लगे होंगे। अब अगर आपको फोटोसिंथेसिस नहीं पता तो आपको बता दें कि इस प्रोसेस में सूक्ष्म जीव या आज के समय में जो पेड़ पौधे हैं वह सूरज की रोशनी से अपना खाना तैयार करते हैं, यानी कि एनर्जी लेते हैं। तो इस एनर्जी लेने के प्रोसेस में वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और यहीं से ऑक्सीजन पहली बार धरती के एटमॉस्फेयर में आई होगी। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि आखिर जब ये सिलसिला शुरू हो गया था तो बार बार ऑक्सीजन घट कैसे जाती है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ज्वालामुखी का है। जी हाँ दोस्तों, उस समय पृथ्वी के गर्भ में इतनी गर्मी थी कि उसे बाहर निकलने के लिए नए नए रास्तों की तलाश रहती थी, और इसी तलाश में ज्वालामुखी का रूप लेकर के बाहर आती थी, जिसमें मौजूद लावा धरती पर फैलता था। तो उसके अंदर जो मेटल एलिमेंट होते थे वो धरती पर फैल जाते थे,
और जैसा कि हम आजकल भी देखते हैं कि किसी लोहे की रॉड को अगर हम बाहर रख दें तो उस पर जंग लग जाती है, क्योंकि वह हवा के संपर्क में आने के कारण ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसीलिए उस पर लाल भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है जिसे रस्ट कहते हैं। और यही हुआ उन पिघले हुए मेटल्स के साथ जो धरती पे इस तरह फैल रहे थे कि वो फैलने के साथ ही साथ वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जा रहे थे और उन पर रस्ट जम रहा था, जिसकी प्रमाणिकता बाद में वैज्ञानिकों ने पुरानी चट्टानों पर हुए खोज से देने की कोशिश की है। इसके अलावा इन्हीं ज्वालामुखी में से मेटल्स के साथ ही कुछ ऐसी गैसेस भी निकलती थी जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाती थी, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि ऑक्सीजन का नेचर ही ऐसा है कि वह आसानी से किसी के साथ भी ऑक्सीडाइज हो जाती है, इसीलिए यह भी ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके एटमॉस्फेयर से उसे लगातार खत्म करने लगी थी। यही कारण था कि जो सूरज की रोशनी से ऑक्सीजन बना रहे थे, उस ऑक्सीजन को धरती के गर्भ से निकलने वाले मेटल और तरह तरह के गैस ऑक्सीडाइज करके खत्म कर दे रही थी। यही कारण था कि ऑक्सीजन वायुमंडल में बार बार घट बढ़ रही थी, लेकिन बाद में स्टेबल हो गई और वही स्टेबिलिटी आज तक बची हुई है और हम सब इसी के सहारे जिंदा हैं। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि धरती पर ऑक्सीजन की मौजूदगी के पीछे क्या कारण थे और कितनी मुश्किलों के बाद आज ये हमारे लिए यहाँ मौजूद है। झीलें और नदियाँ खाली गड्ढे के जैसे दिखाई देने लगेंगी और बिना पानी की नदियाँ तो सही मायने में नदियाँ होंगी ही नहीं, क्योंकि उनमें बहने के लिए तो कुछ होगा ही नहीं। इसके अलावा धातुओं के टुकड़े आपस में जुड़ जाएंगे, जिसके लिए किसी भी तरह की वेल्डिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ऐसा ही कुछ अंतरिक्ष में भी देखने को मिलता है। भले ही सुनने में ये सब आपको काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऑक्सीजन के ना होने पर यही हमारी सच्चाई बन जाएगी, या यूं कहें कि यही हमारा अतीत बन जाएगा। क्योंकि इंसानों का तो बहुत ही बुरा हाल होगा। जीवित कोशिकाएं फूलने के बाद फट जाएंगी। इसलिए इंसान की मौत सांस ना लेने की वजह से नहीं, बल्कि फूलने की वजह से हो जाएगी। लेकिन ये अंत नहीं है, क्योंकि इंसानों को इसके अलावा भी कई प्राणघातक नुकसान होंगे। अगर दुनिया से सिर्फ ऑक्सीजन 5 सेकंड के लिए ही गायब हो जाए तो कानों के पर्दे तक भी फट सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि 21% ऑक्सीजन के अचानक से गायब होने से हवा का दबाव काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जो आपके कानों पर असर कर सकता है। अब ये सब बताकर हमारा उद्देश्य आपको डराने का नहीं है, बल्कि सावधान करने का है कि अभी भी समय है। हम सबको मिलकर जगह जगह पौधे जरूर लगाने चाहिए, ताकि वो बड़े होकर वृक्ष बने और इन्हीं पेड़ पौधों से हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रह सके। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी को पेड़ काटते हुए देखेंगे तो आप उसे ऐसा करने से रोकेंगे और आप भी अपने आसपास पेड़ पौधे जरूर लगाएंगे। दोस्तों, ऑक्सीजन के बारे में तो सब लोग जानते होंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए काफी आवश्यक होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? आइए जानते इस वीडियो में। ऑक्सीजन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम सांस नहीं ले सकते और ऑक्सीजन सभी प्राणियों के लिए बहुत आवश्यक है। ऑक्सीजन रंगहीन, स्वादहीन तथा गंध रहित गैस है। इसका रासायनिक सूत्र O है और इसको हिंदी में प्राणवायु या जारक भी कहा जाता है। इसको प्राणवायु इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सभी प्राणियों के लिए सांस के लिए बहुत आवश्यक है। वायु में करीब 29% ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन पृथ्वी के अनेक पदार्थों में रहता है, जैसे पानी और वास्तव में अन्य तत्वों की तुलना में इसकी मात्रा सबसे अधिक है। ऑक्सीजन को कई प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कई प्रकार के ऑक्साइड जैसे पारा, चांदी अथवा डाइऑक्साइड, लेड, मैग्नीज, बेरियम तथा ऑक्सीजन वाले बहुत से लवणों जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, क्लोरेट, परमैंगनेट तथा डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट को गर्म करने से ऑक्सीजन प्राप्त हो सकता है। ऑक्सीजन का घनत्व 1.42 ग्राम प्रति लीटर है और वायु की अपेक्षा में यह गैस 1.105 गुना भारी होती है और ऑक्सीजन पानी में थोड़ा घुलनशील होती है। अब जानते हैं कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन गैस की खोज 1772 में सर्वप्रथम स्वीडन के कार्ल विलियम शिले ने की थी। ऑक्सीजन की खोज प्राप्ति के अथवा प्रारंभिक अध्ययन मेजे प्रिस्टले और CW शेले का महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्ल शिले ने पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके ऑक्सीजन गैस तैयार किया। एंटोनी लवॉइजियर ने इस गैस के गुणों का वर्णन किया तथा इसका नाम ऑक्सीजन रखा, जिसका अर्थ होता है अम्ल उत्पादक। अब जानते हैं ऑक्सीजन के भौतिक गुण क्या होते हैं। ऑक्सीजन पानी में थोड़ा घुलनशील है, जो जलीय प्राणियों को श्वसन के लिए उपयोगी है। कुछ धातुएं जैसे पिघली हुई चांदी अथवा दूसरी वस्तुएं जैसे कोयला ऑक्सीजन का शोषण बड़ी मात्रा में कर लेती है। ऑक्सीजन का विशिष्ट ताप 15 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा स्थिर आयतन के विशिष्ट ताप से इसका अनुपात 1.401 है। और ऑक्सीजन को ठंडा करने पर ऑक्सीजन नीले रंग के द्रव्य में परिवर्तित हो जाती है। ऑक्सीजन गैस स्वयं नहीं जलती, परंतु किसी चीज को जलाने में यह सहायक होती है। अब आइए जानते हैं ऑक्सीजन के रासायनिक गुण यानी केमिकल गुण क्या होते हैं।
हवा से ऑक्सीजन अलग करके अब द्रव्य का हवा अत्यधिक उपयोग होता है, जिसके प्रभाजित आसवन से ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। पानी के इलेक्ट्रोलिसिस और हाइड्रोजन के उत्पादक में ऑक्सीजन की बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। ऑक्सीजन प्राप्त करके विचार से कुछ अन्य ऑक्साइड भी जैसे तांबा, पारा आदि के ऑक्साइड इस प्रकार उपयोगी है। बहुत से तत्व ऑक्सीजन से सीधा सहयोग करते हैं। इनमें कुछ जैसे फास्फोरस, सोडियम इत्यादि को साधारण ताप पर धीरे धीरे क्रिया करते हैं, परंतु अधिकतर जैसे कार्बन, गंधक, लोहा, मैग्नीशियम इत्यादि गर्म करने पर ऑक्सीजन से भरे बर्तन में ये वस्तुएं दहकती हुई अवस्था में डालते ही जल उठती है और जलने से ऑक्साइड बनता है। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन गैस जलती है तथा पानी बनता है। यह क्रिया इन दोनों को गैसीय मिश्रण में विद्युत चिंगारी के अथवा उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी होती है। जब बेरियम ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो लगभग 500 सेंटीग्रेड तक हवा से ऑक्सीजन लेकर परऑक्साइड बनाता है। अधिक तापक्रम लगभग 800 सेंटीग्रेड पर इसके विघटन से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। पुनः उपयोग के लिए बेरियम ऑक्साइड बचा रहता है। औद्योगिक उत्पादन के लिए ब्रीन विधि इसी क्रिया पर आधारित थी। अब आइए जानते हैं ऑक्सीजन के उपयोग क्या होते हैं। सबसे बड़ा उपयोग जीवित प्राणियों के लिए ऑक्सीजन प्रति आवश्यक है। इसे सांस द्वारा ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को कृत्रिम सांस के रूप में प्रयोग करते हैं। किसी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन अति आवश्यक है। यह ऑक्सीजन गैस स्वयं नहीं जलती। ऑक्सीजन धातुओं को जोड़ने तथा क्लोरीन, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि के औद्योगिक निर्माण में प्रयोग की जाती है। ऑक्सीजन तथा दहनशील गैस को फूंकने से जलाया जाता है। इस प्रकार उत्पन्न ज्वाला ताप बहुत अधिक होता है। इस ऑक्सीजन तथा दहनशील गैस को फूंकने से जलाया जाता है। इस प्रकार उत्पन्न ज्वाला का ताप बहुत अधिक होता है। उस लोहे की मोटी चद्दर काटी जा सकती है और मशीन के टूटे भागों को भी जोड़ा जा सकता है। द्रव्य ऑक्सीजन तथा कार्बन, पेट्रोलियम का मिश्रण They didn't know what extreme was. Tornadoes. दोस्तों, इस धरती पर हर एक प्राणी यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है ऑक्सीजन। क्योंकि खाना पानी के बगैर तो कोई भी इंसान या जानवर फिर भी कुछ समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना वो कुछ ही मिनटों में ही अपना दम तोड़ देगा। और तो और बच्चे को माँ के गर्भ में विकसित होने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और अगर उसे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है तो वो बच्चा वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर ऑक्सीजन कब और कैसे उत्पन्न हुई? क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि धरती पर ऑक्सीजन शुरुआत से ही थी, जबकि ये सच नहीं है। तो इस बात के पीछे का वैज्ञानिक सच क्या है, ये हम आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं मानवता के लिए आज के इस इम्पोर्टेंट एपिसोड को। धरती पर जीवन कैसे आया और कौन कौन से कारक हैं जो धरती को उसे वहाँ पर पनपने और कायम रखने के लायक बनाते हैं। इस तरह के सवाल हमारे वैज्ञानिकों के लिए बहुत अहम रहे हैं और इस विषय पर कई शोध पृथ्वी के जीवन को समझने के लिए किए जाते रहे हैं और बेशक आगे भी किए जाएंगे। हाल ही में हुए एक शोध में पाया गया है कि धरती पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति हमारे अनुमान के करीब 10 करोड़ साल बाद हुई थी और तभी से धरती पर जीवन की उत्पत्ति के लिए आगे का रास्ता बना था। धरती पर 253 करोड़ साल पहले धीरे धीरे ऑक्सीजन के अंश आने शुरू हो गए थे, मगर वो इतने लार्ज स्केल पर मौजूद नहीं थी कि इनसे कोई बहुत बड़ी लाइफ साइकिल सस्टेन हो जाए। इसी लाइफ साइकिल को विकसित करने के लिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन में पहली और सबसे बड़ी ग्रोथ 243 करोड़ साल पहले हुई थी, जिसे द ग्रेट ऑक्सीडेशन पीरियड की शुरुआत के तौर पर भी जाना जाता है और ये धरती की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। शोधकर्ताओं के अनुसार ऑक्सीजन की शुरुआती मौजूदगी के बाद इसमें काफी उतार चढ़ाव और नोटिसेबल फ्लक्चुएशन आई। इसका मतलब कि जो आज के समय में हम अपने वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन चार्ट में देखकर बता देते हैं, वो उस समय किसी स्टेबल स्थिति में नहीं थी। इस उतार चढ़ाव में मौजूदा ऑक्सीजन और मीथेन जैसी बाकी ग्रीन हाउस गैसों के बीच एक रिलेशन भी दिखता था, जिनसे पृथ्वी पर अतीत में हुए एक बहुत बड़े क्लाइमेट चेंज को समझने में भी मदद मिलती है। दरअसल उस टाइम पीरियड में पृथ्वी ने 4 बड़े हिमयुग यानी कि आइस एज झेले थे, जिनके बारे में हमने आपको अपनी हिस्टोरिकल ह्यूमैनिटी सीरीज में भी बताया था। अब इसी हिमयुग के आने से मीथेन जो कि वातावरण को गर्म रखती थी, वो खत्म होने लगी थी। उस समय सूर्य के क्रिएशन के बाद दरअसल जब वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी तो अन्य ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आई थी। इस वजह से सतह के नीचे का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया था। उसी समय ज्वालामुखियों में हुए विस्फोट के चलते धरती गर्म हो गई और बर्फ पिघल गई थी, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई थी, जिसने तापमान को काफी हद तक बढ़ा दिया था। वैज्ञानिकों ने बताया कि पहले हम यही सोचते थे कि यदि वातावरण में ऑक्सीजन पहले से ही स्थिर रूप में मौजूद थी तो ये चौथे हिमयुग की घटना क्यों हुई थी। फिर हमें पता चला कि उस समय तक ऑक्सीजन स्थिर थी ही नहीं। शोध के अनुसार चौथे हिमयुग से पहले जब ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती थी तो बर्फ पिघलने लगती थी और जब ऑक्सीजन कम हो जाती थी तो फिर से एक नया हिमयुग पार्शियली शुरू हो जाता था। लेकिन चौथे हिमयुग के बाद से ऑक्सीजन के लेवल में संतुलन आया और इसी वजह से हिमयुग का कॉन्सेप्ट भी तभी से खत्म हो गया, कम से कम अगले कुछ मिलियन सालों तक तो।
एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया है कि पृथ्वी पर जीवन के पनपने से अरबों साल पहले धीमी हुई उसकी घूर्णन की गति यानी रोटेटिंग स्पीड का भी योगदान था, क्योंकि आज तक काफी सारी स्टडीज प्रूव कर चुकी हैं कि हमारे ग्रह पर जीवन कहीं न कहीं उसके रोटेशन पर भी निर्भर करता है। अब अगर बात करें कि धरती पर ऑक्सीजन की शुरुआत कैसे हुई थी, तो वैज्ञानिकों द्वारा जिस थ्योरी पर सबसे ज्यादा सहमति जताई जाती है वो है फोटोसिंथेसिस की। इस थ्योरी के हिसाब से आज से करीब 2-2.5 अरब साल पहले धरती पर छोटे छोटे माइक्रोबैक्टीरियम एलिमेंट यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीव जिन्हें केवल लेंस से ही देखा जा सकता है, वो खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, वो सूरज की रोशनी के द्वारा फोटोसिंथेसिस के तहत ऑक्सीजन रिलीज करने लगे होंगे। फिर क्लियरेंस ऑफ कॉन्सेप्ट फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर में सूक्ष्म जीव और पेड़ पौधे सूरज की रोशनी से अपना खाना तैयार करते हैं, या यूं कहें कि पहले तो वो सोलर एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लेते हैं और फिर इस एनर्जी को लेने के बाद प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इसी तरह ऑक्सीजन धरती पर आई होगी। मगर इस पूरी कहानी में एक सवाल फिर उठता है कि जब ये सिलसिला शुरू हो गया था तो फिर बार बार ऑक्सीजन घटी कैसे? तो इसके पीछे की मुख्य वजह है ज्वालामुखी। दरअसल उस समय नई नवेली बनने के कारण पृथ्वी के गर्भ में इतनी ज्यादा गर्मी थी कि उसे बाहर निकलने के लिए नए नए रास्ते ढूंढने पड़ते थे, और धरती की यही गर्मी ज्वालामुखी के रूप में बाहर आती थी और उससे लावे के रूप में बाहर निकलते थे धरती के अंदर मौजूद तरह तरह के मेटल एलिमेंट जो कि धरती पर फैल जाते थे। जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि जब किसी लोहे की चीज को हम बाहर खुला रख देते हैं तो उस पर जंग लग जाती है, क्योंकि वो हवा के संपर्क में आकर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाती है, जिसकी वजह से लोहे की चीज पर लाल या भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम रस्ट भी कहते हैं। और ठीक यही हुआ धरती से निकले हुए उन पिघले हुए मेटल्स के साथ, जो धरती पर इस तरह से फैल रहे थे कि धरती पर फैलते ही वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जा रहे थे और एज यूजुअल उन पर रस्ट जम रहा था, जिसके सबूत वैज्ञानिकों द्वारा बाद में हुई पुरानी चट्टानों पर खोज से मिले हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी से इन्हीं मेटल्स के साथ कुछ ऐसी गैसें भी निकलती थी जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाती थी, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि ऑक्सीजन किसी के साथ भी मिलकर ऑक्सीडाइज हो जाती है, इसलिए ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन करके एटमॉस्फेयर से उसे भी लगातार खत्म करने लगी थी। और यही वजह थी कि जो सूरज की रोशनी से माइक्रोब्स ऑक्सीजन बना रहे थे, उस ऑक्सीजन को धरती के गर्भ से निकलने वाले मेटल और तरह तरह की गैसें ऑक्सीडाइज करके खत्म कर दे रही थी। और यही कारण था कि ऑक्सीजन वायुमंडल में बार बार घट बढ़ रही थी। हालांकि बाद में स्टेबल हो गई और स्टेबिलिटी आज तक भी बनी हुई है, जिसकी वजह से धरती पर सही ढंग से जीवन भी चल रहा है। लेकिन बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के चलते अक्सर यही सुनने में आता है कि बहुत जल्द धरती पर ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगी। तो जरा ये भी जान लेते हैं कि क्या हकीकत में ऐसा हो भी सकता है या नहीं, कि ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, और अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा। तो आपको बता दें कि बढ़ती आबादी के चलते आज पेड़ पौधों को लगातार काटना इंसान की फितरत बन चुकी है, और सब कुछ जानकर भी हम अनजान बनकर सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर इसी तरह पेड़ों की कटाई होती रही तो धरती पर वो समय भी आ सकता है जब यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी। आपको बता दें कि अगर धरती से मात्र कुछ सेकंडों के लिए भी ऑक्सीजन गायब हुई तो इसके बेहद घातक परिणाम होंगे। अगर ऑक्सीजन गायब हुई तो दिन में भी अंधेरा छा जाएगा। ऑक्सीजन के बिना बिजली से चलने वाले वाहनों को छोड़कर बाकी सभी वाहन चलना बंद कर देंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आसमान में उड़ने वाले विमान अचानक धरती पर नीचे गिर जाएंगे। इसके अलावा धरती काफी ज्यादा ठंडी हो जाएगी, बेहद खूबसूरत और नीले रंग का आसमान काला दिखाई देने लगेगा। इमेजिन कीजिए इन तस्वीरों को, और ये नजारा कैसा होगा इसके लिए आप किसी भी भूतिया जगह की कल्पना कर सकते हैं, या यूं कहें कि धरती का रंग रूप ही बदल जाएगा। ऑक्सीजन के नहीं होने से समुद्र का सारा पानी भाप बनकर उड़ने लगेगा, जिससे पानी से भरी हुई झीलें और नदियां खाली गड्ढे के जैसे दिखाई देने लगेगी। और बिना पानी की नदियां तो सही मायने में नदियां होंगी ही नहीं, क्योंकि उनमें बहने के लिए तो कुछ होगा ही नहीं। इसके अलावा धातुओं के टुकड़े आपस में जुड़ जाएंगे, जिसके लिए किसी भी तरह की वेल्डिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ऐसा ही कुछ अंतरिक्ष में भी देखने को मिलता है। भले ही सुनने में ये सब आपको काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऑक्सीजन के न होने पर यही हमारी सच्चाई बन जाएगी, या यूं कहें कि यही हमारा अतीत बन जाएगा। क्योंकि इंसानों का तो बहुत ही बुरा हाल होगा। जीवित कोशिकाएं फूलने के बाद फट जाएंगी, इसलिए इंसान की मौत सांस न लेने की वजह से नहीं बल्कि फूलने की वजह से हो जाएगी। लेकिन ये अंत नहीं है, क्योंकि इंसानों को इसके अलावा भी कई प्राण घातक नुकसान होंगे। अगर दुनिया से सिर्फ ऑक्सीजन 5 सेकंड के लिए ही गायब हो जाए तो कानों के पर्दे तक भी फट सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि 21% ऑक्सीजन के अचानक से गायब होने से हवा का दबाव काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जो आपके कानों पर असर कर सकता है। अब ये सब बताकर हमारा उद्देश्य आपको डराने का नहीं है, बल्कि सावधान करने का है कि अभी भी समय है। हम सबको मिलकर जगह जगह पौधे जरूर लगाने चाहिए, ताकि वो बड़े होकर वृक्ष बने और इन्हीं पेड़ पौधों से हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रह सके। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी को पेड़ काटते हुए देखेंगे तो आप उसे ऐसा करने से रोकेंगे, और आप भी अपने आसपास पेड़ पौधे जरूर लगाएंगे और उनकी रखवाली भी करेंगे। वैसे दोस्तों, आपको कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा पसंद है और अभी तक आपने कितने पौधे लगाए हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।